आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नोशनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब क्या कि आपने असेट को जब अक्वायर किया था या खरीदा था तो आपने उसके लिए कुछ पैसे दिए या नहीं भी दिए, और जैसे गिफ्ट मिल गया किसी को, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी ये हम बताएंगे। इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। In certain cases, the cost of acquisition of the previous owner shall be deemed to be the cost of acquisition for the SAC। मतलब प्रीवियस ओनर के पास, किसी के पास वो सेट थी, उसने आपको ट्रांसफर कर दी, गिफ्ट दे दिया या कम पैसे पे दे दी, तो उस केसेस में क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है पुराने जो आपका ओनर था उसकी कॉस्ट ली जाएगी। कौन कौन से केस ऐसे हैं, क्या कॉस्ट होगी देख लेते हैं एक बार। असेट रिसीव्ड ऑन टोटल और पार्शियल, असेट रिसीव्ड ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ क्या आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें पार्टीशन हो गया, तो जो असेट मिली आपको उसकी कॉस्ट वही ली जाएगी जो पुराने ओनर के पास थी। असेट रिसीव्ड अंडर अ गिफ्ट और विल, आपको कुछ सामान गिफ्ट में या विल में मिल गया तो आपको जो कॉस्ट है फ्री होगी, जीरो होगी, है ना। तो पुराने जो ओनर की जो एसेट थी उसी को लिया जाएगा एज कॉस्ट। असेट रिसीव बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डिवोल्यूशन, कि आपकी प्रॉपर्टी किसी के पास थी, किसी के मरने के बाद आपको वो ट्रांसफर हो गई, तो कॉस्ट आपकी तो जीरो रहेगी, लेकिन जो पुराने ओनर की जो कॉस्ट है वही वो कॉस्ट मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऐसे ही है असेट रिसीव्ड ऑन रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ कंपनी, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ फर्म, ये सब जो हमारा है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये सारा इसी में आ जाएगा। ये भी इसी टाइप में कि कोई पार्टनर को मिल गई एसेट रिजोल्यूशन के बाद, या किसी कंपनी के शेयर होल्डर को मिल गई एसेट लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के बाद, ठीक है, या कोई ट्रस्ट था उससे कोई एसेट मिल गई है आपको, तो वो जो एसेट है उसकी कॉस्ट जीरो ना होगी, वो कॉस्ट होगी जो प्रीवियस ओनर के पास थी, जितनी कॉस्ट प्रीवियस ओनर को पड़ी थी वो उसमें आ जाएगी। असेट रिसीव्ड अंडर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि बिजनेस आपका है, बिजनेस आपने चेंज कर लिया, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी आपने बना ली, उस केस में ये सब आएगा आपका कि वहाँ पर क्या होगी, जो कॉस्ट है जो प्रीवियस ओनर की थी वही कॉस्ट मानी जाएगी आपकी भी, ठीक है। अब ये बोल रहा है आपसे इन सर्टेन केसेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल असेट शैल बी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले तो कह रहा था कि आपसे कि इन केसेस के अंदर कॉस्ट वो होगी जो पुराने ओनर को थी, अब कह रहा है कि इस केसेस के अंदर कॉस्ट क्या होगी, वो खुद ही बता रहा है कौन से केस में क्या होगी। तो पहला है वेदर वेयर कैपिटल असेट बीइंग इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, कोई इक्विटी शेयर है कंपनी के, बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी ऑन कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर से आपने कन्वर्ट कर लिए इक्विटी शेयर में, तो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी जो आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदे थे उसकी कॉस्ट मानी जाएगी, इक्विटी शेयर की कॉस्ट, ना कि जो इक्विटी शेयर की वैल्यू मार्केट वैल्यू है वो। यहाँ तो इसने ये बताया आपको पहले पॉइंट में, इस वाले में। अब पॉइंट नंबर 2, असेट कवर्ड अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, ठीक है, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये हम आगे पढ़ेंगे, उसमें जो असेट्स कवर होंगी उसकी भी हम कॉस्ट क्या लेंगे, अलग लेंगे। अब है आपका कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल असेट, आपने स्टॉक को कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया। मान लो आप पहले स्कूटी बेचते थे, फिर आपने क्या किया, उसका स्कूटी बेचने का बिजनेस बंद करके कोई और बिजनेस शुरू कर दिया, तो जो उसकी कॉस्ट है, स्कूटी आपके पास जो बिजनेस में यूज़ करोगे उसकी कॉस्ट आपकी मानी जाएगी, लिखा हुआ है यहाँ पे। इन केस ऑफ अ कैपिटल असेट बीइंग शेयर ऑफ अ कंपनी, ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका, विच इज एक्वायर्ड बाय द असेसी ऑन रिडम्पशन ऑफ जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव्ड, ठीक है। द होल्डिंग पीरियड शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच अ रिक्वेस्ट ऑफ रिडम्पशन वाज मेड। ये कह रहा है कि जो आपका होल्डिंग पीरियड है वो डिपेंड करेगा जब आपने उसको रिक्वेस्ट उसकी मेड की थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब हमारी एसेट की वैल्यू अलग अलग होगी, तो ये आपको नीचे बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर एफ, वेयर द कैपिटल असेट बीइंग अ यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है बिजनेस का, वो क्या बन गया, वहाँ से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई आपको किसी एक एसएससी को, क्योंकि तो ऐसा जो ट्रांसफर है, तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द असेट है वही मानी जाएगी, जिसको ट्रांसफर हुई है उसको, जिसने पहले वाले ने जो उस पे प्राइस पे खरीदी थी वही मानी जाएगी आपके दूसरे वाले को। तो मैंने आपको शॉर्ट में ब्रीफ में बताया प्रोविजन कि क्या क्या होता है जब हमारी असेट हम यूज़ करते हैं किसी और की दी हुई, किसी और ने हमें गिफ्ट कर दी है या किसी और ने हमें ट्रांसफ़र कर दी है, तो हमें कॉस्ट क्या लेनी है। फिर भी जो एक बार मैं उनको ब्रीफ में कर देता हूँ, जो अभी बताया एक बार ब्रीफ में आपके सामने है। पहले है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन असेट, वेयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर इज एसर्टेनेबल। अगर आप प्रीवियस ओनर के कॉस्ट को जानते हैं तो कॉस्ट वही रहेगी, लेकिन आपको पता नहीं कि प्रीवियस ओनर की कॉस्ट क्या थी, तो आपको यूज़ करनी है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र।
ठीक है, हम बात कर रहे थे ना अभी कि हम जो कोई आपको गिफ्ट मिल गया सेट, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, जो पुराने ओनर की कॉस्ट थी। अगर आपको वो पता है तो उसी को माना जाएगा, अगर नहीं पता है तो उस असेट की जब आपको ट्रांसफर हुई है उस दिन जो मार्केट वैल्यू थी उसको हम कंसिडर कर लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, फिर है आपका इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर, वेयर अ कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी बाय एनी मोड स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 1, जो हमने पढ़े भी ऊपर। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रीवियस ओनर। आपने मान लो किसी कोई घर लिया और घर पे किसी और ओनर ने, पहले वाले ओनर ने खर्चा किया हुआ था, ठीक है, तो वो खर्चा भी आपकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के अंदर काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बाद में ट्रांसफर हो गया, फ्री में मिल गया तो आपका वो प्रॉपर्टी फ्री हो गई, नहीं, उसकी हम लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे उसको, और सेकंड हम लेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो कि पुराने ओनर ने की थी, उसको भी हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब पीरियड ऑफ होल्डिंग तो आपको पता ही है, 3 साल से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म है, वरना शॉर्ट टर्म है, ज़्यादातर तो यही केसेस है। बाकी शेयर डिवेंचर के अंदर और प्रॉपर्टी के अंदर अलग केस हैं जो हम पहले बता चुके हैं आपको। इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अवेलेबल, सीधी सी बात इतनी है कि आपको इंडेक्सेशन भी मिलेगा, ये नहीं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको इंडेक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, दोनों पे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे भी और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे भी, दोनों पे मिलेगा आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट। तो ब्रीफ में कुछ एसेट ऐसी होती है जो हमें ट्रांसफर हो जाती है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देते, तो उसकी जो एसेट है, जो पुराने ओनर ने जो पैसा दिया था उसकी कॉस्ट को हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं दे रखी तो हम फेयर वैल्यू को ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, प्लस अगर इम्प्रूवमेंट कुछ उसने आपने की है वो तो आपको मिलेगा मिलेगा बेनिफिट, कोई इम्प्रूवमेंट किसी और ने की थी, पहले की थी, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, आप भी उसका यूज कर सकते हैं, और साथ में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है, आप उस वैल्यू को इंडेक्सेशन करेंगे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही। ये कहानी बहुत हो गई, क्वेश्चन करके देखेंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छा आता है टेक्स्ट के अंदर। लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है इसकी, और जब क्वेश्चन करते हैं समझ में अच्छे से आता है। तो एक क्वेश्चन पे जा रहे हैं फटाफट से हम। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, मिसेस परमिंदर हैज ज्वेलरी, ज्वेलरी की बात कर रहा है आपसे, बीइंग गिफ्टेड ऑन 1/4/2005, 1 अप्रैल 5 को आपको गिफ्ट मिली है, देखो गिफ्ट मिल गया ना आपको, आपको गिफ्ट मिल गया। गिफ्ट मिलने की बात क्या कि आपको याद रखना है, गिफ्ट का मतलब वैल्यू जीरो नहीं लेनी है, इसकी वैल्यू लेनी है जो प्रीवियस ओनर को थी। गिफ्ट किसने दिया है, आपके भाई ने दिया है, जितेंद्र ने। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका कि इसने जो असेट जितने पर ली होगी उसको, या फेयर मार्केट वैल्यू को, किसी एक को हम लेंगे। तो जितेंद्र ने उसको लिया था 60,000 रुपये पे, ठीक है, 60,000 रुपये लिया था 95 में। ठीक है, और फिर क्या हुआ उसके बाद, उस पे उसने डायमंड पे खर्चा भी किया था, उस रिंग पे डायमंड भी लगवाया था। ठीक है, तो क्या हुआ है, एक मिसेस परमिंदर है, उनको ज्वेलरी मिली है गिफ्ट में, इसने गिफ्ट की है ज्वेलरी उनके भाई जितेंद्र ने। कब गिफ्ट की है, 1 अप्रैल 2005 को, ये डेट ऑफ ट्रांसफर है आपकी, इसे बोलते हैं डेट ऑफ ट्रांसफर। अब क्योंकि ये हमें फ्री मिली है तो हम देखेंगे प्रीवियस ओनर ऑफ कॉस्ट क्या थी। तो जितेंद्र हमारा प्रीवियस ओनर था, उसको खर्चा आया था 60,000 रुपये का, साथ में उसने उस पर 25,000 रुपये खर्च किए थे इम्प्रूवमेंट के, उस पर एक डायमंड लगवा लिया था, तो 25,000 रुपये खर्चा डायमंड का किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 2009 को जिसको मिला था फ्री गिफ्ट, उसने करवा ली उस पर पॉलिश 5,000 रुपये की, परमिंदर को मिली थी, है ना, रिंग, सॉरी रिंग क्या, हाँ रिंग ही मान लो उसको, तो उसको फ्री मिली, उसने से पॉलिश कराई, 5,000 रुपये खर्च कर दिया उसके ऊपर, तो ये भी क्या है आपकी इम्प्रूवमेंट है ना। तो आगे चलते हैं, उसके बाद फिर क्या हुआ, शी हैज सोल्ड द ज्वेलरी फॉर 12 लाख रुपीज, उसने क्या किया, अप्रैल 19 को ज्वेलरी को बेच दिया, कितने का बेच दिया उसने, 12 लाख का। ठीक है, 1 अप्रैल को 12 लाख का बेच दिया। तो आपको चेक करना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। 5 में मिली है, 19 में बेची है, मोर देन 3 ईयर्स, तो है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, उस पर जो ब्रोकरेज दी है 1%, और आपको दे रखी साथ में फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए। ठीक है, 3 दे रखी है आपको, लेकिन हमें देखनी है कौन सी वाली, जब वो ट्रांसफर हुई है ना। तो एक बार दोबारा से पूरा क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। पहली बात तो हमें ये समझनी है कि वो प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, ठीक है, उसको हम मार्केट में बेचते हैं, वैल्यू हमें ज़्यादा मिलती है, उस पर जो अर्निंग होती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। ये बात क्लियर हो गई। फिर कैपिटल गेन क्लियर हो गया कि हमने एक क्या लिया, ज्वेलरी ली है परमिंदर ने और बेच भी दिया उसको, तो ठीक है, यहाँ पर कैपिटल गेन यहाँ पर काउंट होगा। अब देखना है कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, तो कंडीशन क्या है, 3 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म है, वरना शॉर्ट टर्म है। 5 में ली
और 19 में बेच दिया, तो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वैसे ही हम कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बस खाली इंडेक्सेशन कर देते हैं, जो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, ये है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपका फॉर्मेट आपको याद हो तो फॉर्मेट यही है, सेल कंसिडरेशन जितने में बेची वो वैल्यू आती है, लेस करते हैं एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, जो खर्चा आया ट्रांसफर करने में वो माइनस करते हैं, तो मिलती है आपको नेट सेल कंसिडरेशन। ये दोनों माइनस कर देते हैं तो आपको मिलती है नेट सेल कंसिडरेशन। उसके बाद अगर आपने उसमें से दो चीज़ें माइनस करनी है हमेशा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन नहीं करते, महंगाई को काउंट नहीं करते, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है, जैसे यहाँ पर लॉन्ग टर्म वाला था ये, तो यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन करना है, महंगाई को काउंट करना है। कैसे करना है मैं आपको बता ही रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, ये आपको फॉर्वर्ड में बता दिया कि सेल्स लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर मिलेगी आपको नेट सेल कंसिडरेशन। उससे दो चीज माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जो खर्चा आया खरीदने में और जो उसको आगे बनाए रखने में, इंप्रूवमेंट करने में खर्चा आया, उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, पर ये ध्यान रखना, ये जो खर्चा है इससे कैपेसिटी बढ़नी चाहिए असेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। अगर नहीं बढ़ती तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं, दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं। खरीदा 1 अप्रैल 2005 को, खरीदा नहीं, इसके भाई ने गिफ्ट करी है। ठीक है, उसके भाई ने गिफ्ट करी है 1 अप्रैल 2005 को, बेची है हमने 1 अप्रैल 2019 को, तो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, आपको पहले निकालनी है सेल वैल्यू। ये दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कि ज्वेलरी को उसने बेच दिया 12 लाख पे, ये आपको मिल गई सेल कंसिडरेशन 12 लाख रुपए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर क्या किया उसने, दी है ब्रोकरेज 1%। ब्रोकरेज जो है हमेशा वो माइनस करते हैं, तो 12 लाख का 1% होता है आपका 12,000। तो ये आपका पहला स्टेप पूरा हो गया। आपने सेल कंसिडरेशन पैसे मिले बेचने के बाद और जो खर्चे हुए वो माइनस कर दिए, तो आपको मिल गए 11,88,000 रुपये। ये है आपकी नेट सेल कंसिडरेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं आती। ठीक है, अब इससे हमें दो चीज़ें और कम करनी है, पहली है आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और दूसरी है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो पहले बात करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। अभी हमने जो पढ़ा कि जो अगर हमें कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट मिलती है, यहाँ पर दो गिफ्ट मिली है ना, ये तो कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट मिलती है, जैसे प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें गिफ्ट मिली है, तो आपके लिए वो कॉस्ट फ्री की हो गई, लेकिन उससे पहले जिसने खरीदी थी, सिंदर ने खरीदी थी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 60,000 रुपये थी, है ना, और जितेंद्र ने उस पर खर्चा भी किया था। तो पहले वैल्यू की बात करते हैं, 60,000 रुपये थी, लेकिन क्योंकि असेट को ट्रांसफर किया है हमने, कब ट्रांसफर किया है हमने, 1 अप्रैल 2005 को, है ना, क्या किया है हमने 1 अप्रैल 2005 को, तो हमें ये देखना है कि जो असेट की वैल्यू है वो हमें लेनी है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कौन सी वाली, जो हमारे इंडेक्सेशन के टाइम से, आपको पता है इंडेक्सेशन जो होता है आपका 2001 से शुरू है, उससे पहले सारा जीरो होता है आपका। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी 1 अप्रैल 2001 को, जो मार्केट वैल्यू है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें फ्री मिली है तो हम इसको लेंगे। तो हमने ये 2 लाख रुपए यहाँ पर लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, दोबारा समझ लो एक बार इसको, कि क्योंकि प्रॉपर्टी हमें फ्री मिली है, मैंने आपको बताया था अभी कि हम उसकी मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं। तो यहाँ मार्केट वैल्यू कितनी है आपकी, 2 लाख रुपए 1 अप्रैल 2001 को, तो हमने उसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पर कंसीडर कर ली 2 लाख रुपए, ये वाली। ठीक है, अब क्या करना है आपको, करना है इसका इंडेक्सेशन। तो वो क्या फार्मूला होता है उसका, जो आपकी कॉस्ट है इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल, इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर या ट्रांसफर ईयर, डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ एक्विजिशन, है ना, इंडेक्स नंबर ऑफ एक्विजिशन। सिंपल सी बात, जब आप सेल करेंगे उस साल इंडेक्स नंबर कितना है, तो आपको मैंने बताया था 19-20 का इंडेक्स नंबर कितना है आपका 289। ठीक है, 19-20 का कितना है आपका 289। इसको डिवाइड करेंगे जब हमने खरीदी थी, ये है 2005, आपको जो ट्रांसफर हुई है एसेट वो हुई है 2005 में। तो टेबल में हम जाके देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है 2005 की, 117। 2005 में इंडेक्सेशन की वैल्यू कितनी है, 117। तो हमने हमने क्या किया, हमने हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि 2 लाख रुपए जो फेयर मार्केट वैल्यू थी, उसको मल्टीप्लाई किया जिस ईयर हमने सेल की है, यानी कि 1 अप्रैल 19 को। इसका इंडेक्स 289 है, ये हमेशा आपको टेबल मिलेगी इसकी, या क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगी, वरना आपको याद रखना है 19-20 का जो आपका इंडेक्सेशन नंबर है वो 289 है। 2005 का ये आपको मिलेगा क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में। ठीक है, तो वो है आपका 117। तो आपने इसको किया मल्टीप्लाई 289 से, डिवाइड किया 117 से,
तो ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कौन सी वाली, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने इसको महंगाई के लिए एडजस्ट कर लिया, आपने इसको महंगाई के लिए एडजस्ट कर लिया। सेम काम करना है इम्प्रूवमेंट पे, लेकिन यहाँ पर देखना है इम्प्रूवमेंट दो हुई है, एक तो 25,000 रुपये की है ओनर ने, और मैंने बताया था कि प्रीवियस ओनर भी अगर कोई इम्प्रूवमेंट करता है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो वो तो काउंट करेंगे करेंगे। पर जो हमारा नया ओनर है परमिंदर है, उसने भी खर्चा किया 5,000 का, लेकिन पॉलिश कराई है, और आपको पता है पॉलिश करने से कोई ज्वेलरी की वैल्यू बढ़ती घटती नहीं है, जो गोल्ड की वैल्यू है वो तब भी उतनी रहेगी, चाहे पॉलिश कराओ चाहे कुछ भी कराओ। तो इस 5,000 को हम काउंट नहीं करेंगे एज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये तो क्या सिंपल है, मेंटेनेंस एक्सपेंस है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। पर हाँ, जो डायमंड लगाया था उससे उसकी जो वैल्यू है ज्वेलरी की वो बढ़ जाती है। डायमंड तो महंगा है ही, उसकी कॉस्ट तो आनी आनी है। डायमंड की जो कॉस्ट है 25,000 रुपये, वो हमने ले ली कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है हमारी, डायमंड लगाने का खर्चा 25,000 रुपये, क्योंकि डायमंड लगाने से उसकी जो कॉस्ट है वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, पॉलिश कराने से वैल्यू नहीं बढ़ती, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं हम। तो जो कॉस्ट है हमारी वो 25,000 रुपये थी डायमंड की, उसको करना है इंडेक्सेशन। कैसे करना है, वही इंटू ईयर ऑफ सेल, वो तो सेम रहेगा दोनों का, 289 यहाँ भी था, 289 यहाँ भी है, डिवाइड बाई इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर इन विच इम्प्रूवमेंट वाज मेड, यानी कि जब हमने डायमंड लगाया था उस साल का इंडेक्स नंबर, तो वो है आपका 1 जुलाई 2002, और 2002 का इंडेक्स नंबर कितना है, 105। ठीक है, 2002 का इंडेक्स नंबर कितना है आपका, 105, तो आप डिवाइड कर देंगे 105 से, तो आपको मिलेंगे 68810, आपको मिलेंगे 68810। दोबारा समझ लो कैसे। पहली बात, आपको लेनी है सेल कंसिडरेशन, उससे माइनस करने हैं आपको एक्सपेंस ऑफ ब्रोकरेज, ये दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये हमेशा गिवन होंगे। ठीक है, अब इससे दो चीजें कम करनी है, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, हमने प्रॉपर्टी किसी से ट्रांसफर हुई है तो हमारी तो जीरो है, लेकिन जिससे ट्रांसफर हुई है, मैंने आपको बताया अभी कि अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले है तो हम उसकी वैल्यू जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू को हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया, वो ट्रांसफर आपका 1 अप्रैल 2005 को हुआ था। ठीक है, तो इसमें हमें छूट है कि हम इसको ले सकते हैं, 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू हम ले सकते हैं, तो हमने ले ली यहाँ पर एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको किया मल्टीप्लाई इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ द सेल, तो 19-20 का इंडेक्स नंबर 289 है, याद कर लो, और डिवाइड किया इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, यानी जब प्रॉपर्टी आपको मिली, जब गिफ्ट आपको मिला, ज्वेलरी आपको मिली, वो है 2005, और 2005 का इंडेक्स कितना है आपका, 117, टेबल में दे रखा है, ये एग्जाम में आपको मिलेगा हमेशा, इसलिए याद नहीं करना है इसको। ठीक है, तो ये आ गया 4,94,000। ऐसे ही आपने किया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बात, तो वहाँ आपको मैंने बताया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट से प्रॉपर्टी की या किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़नी चाहिए, ये नहीं कि शोबाजी के लिए आपने कर लिया, है ना। तो अगर आपने खाली पॉलिश कराई तो उससे वैल्यू नहीं बढ़ती, हाँ आपने डायमंड लगवाया है तो उससे वैल्यू बढ़ती है, तो इस डायमंड को हम काउंट करेंगे एज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इससे हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो 25,000 रुपये हमने खर्चा किया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर से, वो है आपका 289, और डिवाइड करेंगे उसको किससे, आपके इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर जब आपने इसको इम्प्रूवमेंट मेड किया था, तो वो है आपका 2002, ये दे रखा आपको। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया उससे 2002 से, तो आपको मिल गया 68,810। ठीक है, तो आपने इन दोनों को ऐड करके इस वैल्यू से माइनस कर दिया, तो आपको मिल गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे इजी इजी वाले, थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये, पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये हमें करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको मैं अभी, ताकि आपको क्लियर हो जाए।